स्वागत आप सबका इस यूनिक प्रोग्राम जिसका नाम है डेट विद योरसेल्फ। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं 2024 में आप छोड़ना चाहते हैं? मैं अपना गुस्सा छोड़ना चाहूंगी। उसको ले जाना नहीं चाहते। आज से अभी से ज्यादा सुनूंगा बोलूंगा नहीं। हम लोग समाज में बहाने बना बना करके मिला करते थे। यानी हमारा मेंटल एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि बीमारियां छूट नहीं सकती। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं गुस्से में अपशब्द के साथ गाली बकता हूँ लोगों को। मेरा डोनेशन बहुत 2.5 अक्षर का ही है और वो है क्रोध। भूख, गरीबी और बेकारी तीनों मुझसे मोहब्बत करती है। किसको छोड़ो किसको रोको, तीनों मुझ पर बढ़ती है। स्वागत अभिनंदन इसलिए भी कि कुछ ही घंटे के पश्चात हम सब लोग विदाई के माहौल में आ जाएंगे। ये बताता है जीवन के उतार चढ़ाव को कि जो कल तक हमारे साथ था वे बस कुछ पल में ही साथ छोड़ भी जाएगा। और इसीलिए ये दिन हमारे पास आते हैं। और कितना अच्छा होता है कि हम जब साल की विदाई करते हैं तो हंसते हुए करते हैं और साल का स्वागत भी करते हैं तो हंसते हुए करते हैं। मगर ये हमारे रोजाना के दिनचर्या में ये संभव नहीं हो पाता। जब हमसे कोई बिछड़ता है तो हम रोते हुए उसका विदा करते हैं और कोई आता है तो मुस्कुरा के करते हैं, हंस के स्वागत करते हैं। क्यों ना ऐसा हो, कुछ ऐसा सीखा जाए कि न किसी के जाने का गम हो और न किसी के आने की खुशी। तो शायद हम एक समतुल्य जीवन में, एक समवेश में, समतलता पे रह सकते हैं। तो शुरुआत कर लेंगे। और आज का जो मकसद और आज की जो टेम्पलेट आपके पास पहुंची थी उसका जो पीछे रीजन था दिया था डेट विथ योरसेल्फ, जो हमारा आने वाले साल का 2025 का शुरुआती सेशन होगा। इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमें करना चाहिए, ये शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। और इसको आज कुछ इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि क्या 2024 जैसे हमको छोड़ के जा रहा है मगर वो कई स्मृतियां हमारे पास छोड़ के जाएगा और कई स्मृतियों को विस्मृत करके चला जाएगा। मगर हम कितनी स्मृतियों को सजो के रखते हैं, अच्छे खट्टे मीठे अनुभव को, या कुछ को हम किनारे करते हैं। इन सारे बातों पर रखेंगे जब तक ये चर्चा चलती रहेगी। आप भी सोचते रहिएगा कि पिछले 2023 जब विदा कर रहे थे और 2024 का आप स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे 2023 से 2024 में कैरी फॉरवर्ड करने को आपने सोचा था। क्या वाकई उन सारी चीज़ों को आपने कैरी फॉरवर्ड किया 2024 में? ऐसी कौन सी चीज़ें थी 2023 की जिसे आप सोच रहे थे कि इसे छोड़ देना चाहिए, हे भगवान ऐसी नौबत अब हमारे साथ दोबारा ना आए, ऐसी गलतियां जो हमने की है वे दोबारा हमारे साथ ना हो, ये 2023 में ही ठहर जाए। क्या आपने उनको छोड़ दिया था कि कहीं अनजाने में जब अपनी गठरी बांध रहे थे, संदूक में ताले लगा रहे थे तो किनारे से वो भी तो विस्मृति के रूप में आपके साथ 2024 में तो नहीं चली आई और फिर आप परेशान थे। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने केवल खुशियों के इस पल में ये भूल गए होंगे कि हमें क्या चीज़ छोड़ना चाहिए था और हमें क्या चीज़ लेके जाना चाहिए था। हमने क्या संकल्प अपने साथ में किए थे, क्या प्रतिज्ञाएं अपने साथ की थी, क्या हमने कुछ 2024 की प्लानिंग की थी। अगर नहीं किए हैं तो आज का दिन सही है। आज हम बैठ करके इस सेशन में और आने वाले समय में जो हम प्रोग्राम लेकर के आएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि हम 2024 का एक कैलेंडर बनाएं और वह कैलेंडर हमारी डायरी के रूप में तब्दील हो जाए। वह कैलेंडर 2023 और 2024 के कैलेंडर की तरह ना रहे कि केवल पन्ने पलट देने से कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ सप्ताह और कुछ वर्ष बदल जाए। वह एक प्यारी डायरी की तरह बन जाए, ठीक उस तरह बन जाए जैसे रामायण और महाभारत और गीता के ग्रंथ बन के सहेज गए हैं, जो दूसरे को सीख दे रहे हैं और आपको पल पल जीने का रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि आप भी किसी देव के अंश है, किसी देवता के अंश है, पंच महाभूतों से बना आपका यह तन है और इसलिए राम भी आपके अंदर है, कृष्ण भी आपके अंदर है, मोहम्मद पैगंबर की वाणी आप में गूंजती है तो गुरु ग्रंथ की पूरे दोहे आपके अंदर समाये हुए हैं। यीशु का संदेश भी आपके साथ मंडराता है। तो क्यों नहीं आपका जीवन भी उसी हेवन सा बगीचा बन जाता है? क्यों नहीं वह भी एक सुंदर रोना स्वर्ग का एक
एप्पल देने वाला फल की तरह तैयार हो जाए जो आने वाली पीढ़ियां खाती रहें। तो हम अगर यह प्लान कर लें तो 2024 को सही ढंग से विदा कर पाएंगे और 2025 को हम सही रूप से आलिंगन कर पाएंगे, क्योंकि सफ़र कल भी था और सफ़र आज भी जारी है। सफ़र कल भी था और सफ़र आज भी जारी है। हर कदम पर ये ज़िंदगी बस एक सवारी है। माना कि राहों में कांटे बिछे मिले, पर दिल की उड़ान तो अभी भी बलशाली है। उम्मीदें टूटी थी, दर्द भी गहराए, चमकते ख्वाब कहीं धुंधले हो गए, पर मन की रोशनी अब भी जलती है। ख्वाहिशों की लौ तो अब भी सुलगती है। हर मोड़ पे ठहराव का सबब होता है, खुद को परखने का एक सबक होता है। जहां खत्म होती है एक कहानी, वहीं से तो ख्वाहिशों की नई रवानी आती है। सफ़र जो रुक जाए तो जीने का क्या मजा, हर मुश्किल में छुपा होता है बस एक सजा। अरे चलते रहो, बढ़ते रहो, ये जिंदगी का चलन है। ख्वाहिशें हैं तो जिंदा हैं, तो हर एक दिन बस एक सपना है। तो बस इसी सपने के साथ में आज चालू करेंगे कि 2024 में हम जब पेटी बांधने की तैयारी कर रहे हैं 2025 की ओर जाने के लिए, तो हम अपने जीवन की कौन कौन सी वो स्मृतियां ले जाना चाहेंगे, पहला प्रश्न है। और मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे हमारे स्टाफ है ना, तो एक एक पेज प्लीज दे दें, एक एक पेज और पेन दे दीजिए सबको, क्योंकि ये एक जो अभी पल लेके जाएंगे उसी पूरा चर्चा होगा। डॉक्टर अनिल अभी यहाँ पे आ जाएंगे और इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे कि 2024 में, पहला चीज तो ये देखिए कि 2023 में आप कौन सी चीज छोड़ना चाह रहे थे पर वो छोड़ नहीं पाए, 2024 में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 2024 में वो कौन सी चीजें आपने प्लान की थी, वो कौन सा ड्रीम था जिसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन वो किसी कारण से रुक गया और पूरा नहीं हो पाया। 2025 जब आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं 2024 में आप छोड़ना चाहते हैं, उसको ले जाना नहीं चाहते, वो चाहे सुख का हो या दुख की घड़ी हो। 2025 में आपके लिए क्या क्या एजेंडा होंगे, क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज होंगी जो आप करना चाहते हैं, प्लीज आज उसको नोट करने का समय है। तब हम आगे चलेंगे डेट विथ योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट में कि यह कोई जरूरी है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अनिल जी को यहाँ बुलाता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। स्वागत आप सबका इस यूनिक प्रोग्राम जिसका नाम है डेट विद योरसेल्फ। अभी जैसे जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, आसपास से जो आवाज़ें आप सुनाई दे रही हैं, ये सारी बातें, ये सारी आवाज़ें आपको यहाँ पर जो बात हो रही है उसको सुनने में थोड़ा डिस्टर्ब तो कर रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है, इन बातों की तरफ या उन डॉग्स की तरफ या उस डंगडम की तरफ या उस ठोकने की तरफ, आपकी आवाज़ की तरफ, हमारे आवाज़ की तरफ। तो अगर हम इस छोटी सी घटना को जो प्रेजेंट में घट रही है उसे रियल लाइफ के साथ जोड़कर देखें तो जीवन में भी बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा शोर शराबा हमको हमारे अंदर जाने से रोकता है। जब हम अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना मन, अपनी एनर्जी अपने आप से हटाकर बाहरी दुनिया में ले जाते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं, डीफोकस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जिस इंसान ने जिस समय अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना मन, अपनी एनर्जी अपने ऊपर केंद्रित किया तो उसने इतिहास को बदला, उसने कुछ चेंज ला के दिखाया, खुद के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, इस ब्रह्मांड के अंदर भी। चाहे आप किसी भी महानुभाव की जीवनी को उठा के देख लीजिए, पहला बदलाव ये हुआ, उस बदलाव के अंदर में उसने पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित किया। महात्मा गांधी, जब अंग्रेजों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो उन्होंने क्या किया, पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित किया। और वो जब ध्यान अपने ऊपर लाए तो उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि जैसे इन गोरों ने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका, मैं इन्हें देश से बाहर फेंक कर दिखाऊंगा। अगर वो उस समय उस बात को दूसरों को बोलते तो क्या दूसरे लोग उसके ऊपर यकीन करते?
बल्कि उसका मजाक उड़ रहा। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया ये बात, बस किसको बताया? खुद को। तो आज के समय में भी ये वही बात फिर से समझने की जरूरत है, क्योंकि बाहर का शोर शराबा बहुत ज्यादा हो गया है। इस शोर शराबे में हमको बीच बीच में ठहराव लाकर खुद के साथ जुड़ने की जरूरत है। खुद को समझने की जरूरत है कि चल क्या रहा है मेरे भीतर, मेरे अंदर, चाह क्या रहा हूं मैं खुद से और इस दुनिया से। कुछ चाह भी रहा हूं या बस ऐसे ही सोच रहा हूं? क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है जो मैं चाह रहा हूं? क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्यों मैं स्वस्थ नहीं हूं? क्यों मेरे रिलेशनशिप जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे नहीं हो रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या इश्यूज हर किसी की लाइफ में है, लेकिन हम उसका समाधान ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि एक ऐसा यूनिक वर्कशॉप होना चाहिए जो बार बार आपको अपने अंदर लेके जा सके। नए साल में हमने सोचा है महीने में 2 बार, यानी हर 15 दिन में 1 बार हम एक यूनिक वर्कशॉप लेके आएंगे जिसका नाम है डेट विथ योरसेल्फ। खुद के साथ एक शानदार मुलाकात। जरूरत है एक शानदार मुलाकात करने की। क्या एक बार मुलाकात करने से चल जाएगा या बार बार करनी पड़ेगी? बार बार करना पड़ेगा। इसीलिए हमने महीने में 2 बार ये अरेंज किया है। जैसे हम सबसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेटिव से कहीं बुरा ना मान जाएं, अपने पड़ोसियों से, सरकार से और इन्फ्लुएंशियल लोगों से पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे। सेम टू सेम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से भी मुलाकात करने की जरूरत है, संबंध बनाने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है। वो है आप खुद। तो कैसे खुद से जुड़ा जाए और कितना हम अपने आप को एक्चुअली जानते हैं, इस बात को डीपर लेवल पर समझने के लिए हम जो ये डेट विद योरसेल्फ है ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। संडे को प्रोग्राम होगा, एवरी संडे, मतलब 15 डेज में, महीने में 2 बार। और इसमें हम बहुत भीतर की यात्रा पे चलेंगे, डीप लेवल की यात्रा पर समझेंगे अपने आप को। बियॉन्ड मास्क एंड मिरर। बियॉन्ड मास्क एंड मिरर, हम सब एक मुखौटा लगा के चलते हैं सोसाइटी के अंदर। कभी हम मम्मी बन जाते हैं, कभी पापा बन जाते हैं, कभी बॉस बन जाते हैं, कभी रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, जबकि एक्चुअल में हम वो सब नहीं है। मिरर में अपने आप को देखते हैं और जैसा हम मिरर हमें खुद को दिखाता है उसी को हम मान लेते हैं। नहीं, बियॉन्ड मिरर्स एंड मास्क हम खुद को जानेंगे और बार बार जानेंगे, एक बार नहीं। अगर आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं खुद के अंदर, ये मेरा पर्सनल अनुभव बताता है कि अपने आप कुछ भी नहीं बदलता। अपने आप कुछ भी नहीं बदलता। कुछ भी बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। और अपने आप को बदलने के लिए खुद को समझना पड़ता है, खुद के साथ जुड़ना पड़ता है, खुद को मानना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो खुद को समझना, खुद को जानना और खुद को मानना, ये जो 3 टैगलाइन है ये मिलेंगी आपको उस सेल्फ डिस्कवरी वर्कशॉप में। और कुछ लोग कहेंगे कि सर एक बार करने से काम चल जाएगा क्या? मैं कहूंगा कि एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन बार बार आपको करना होगा। और जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप एक नए इंसान से मिलेंगे, अपने आप से। और वो जो नया इंसान आपके अंदर पैदा होगा वो फिर बहुत कुछ बदलाव ला सकता है जो भी उसके मन में चल रहा है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। पहली यात्रा उन्होंने अपने अंदर की थी, फिर उन्होंने दुनिया को करके दिखाया जो वो चाहते थे। सेम टू सेम, चाहे वो गोल छोटे से छोटा हो, चाहे एग्जाम में पास होना हो
और चाहे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी हो, और चाहे कोई डिजीज से, बीमारी से लड़ना हो, और चाहे इस दुनिया के अंदर कोई मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव करना हो, शुरुआत केवल और केवल अंदर से होती है। तो आज हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी एक्सरसाइज, जिसमें हम समझेंगे अपने आप को परत दर परत। जैसे प्याज की लेयर्स होती है ना, वैसे ही हमारी भी लेयर्स हैं, और उस लेयर्स को हम जब उतारते जाएंगे तब हमें समझ में आएगा हम डीपर लेवल पर क्या हैं। आज आपको अपने मन को एक्सप्लोर करना है, चल क्या रहा है अंदर में, भीतर में। क्योंकि हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा पर्सनल ऑडिट कर लेते हैं अपने ही मन का, पेन पेपर के साथ। तो चलिए शुरुआत करिए। जैसा पांडे जी ने कहा कि 2024 में मैंने क्या खोया। मैं जानबूझकर नेगेटिव प्रश्न से शुरुआत कर रहा हूं। 2024 में मैंने क्या खोया? जरा लिखिए तो एक बार इस प्रश्न का आंसर। ये शीट आपके लिए है, खुद के अंदर जाने के लिए, खुद को समझने के लिए। क्वालिटी क्वेश्चंस क्रिएट क्वालिटी आंसर्स। आंसर्स सब हमारे अंदर में है, लेकिन उसको निकालने के लिए क्वालिटी क्वेश्चंस का पूछा जाना बहुत जरूरी है। तो क्या ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है कि मुझे अपने आप से नहीं पूछना चाहिए कि 2024 में मैंने क्या खोया? तो जरा लिखिए, क्या क्या खोया आपने 2024 में? आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए, और जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, जो दृश्य आ रहे हैं, उनके साथ जुड़ते हुए इस पेन और पेपर पे लिखिए। थिंक इट, इंक इट। सोचिए और लिखिए। अपना काम करते रहें और साथ ही साथ मेरी बातों को भी सुनते रहें। अपने अंदर भीतर जाने की शुरुआत पेन और पेपर से होती है। जब आप पेन पेपर लेकर जर्नलिंग की साइंस और आर्ट से जुड़ते हैं, तो बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों का आंसर आप अपने अंदर से निकाल के लेकर आते हैं। निकालिए और लिखिए पिछले साल आपने क्या खोया, और उसे ऑर्गेनाइज करिए 1 2 3 4 5। जब हम चीजों को टेबुलेटेड फॉर्म में लाते हैं, 1 2 3 4 की फॉर्मेट में लाते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लैरिटी पैदा करती हैं। और क्लैरिटी हेल्थ लेकर आता है, हैप्पीनेस लेके आता है, आपका एनर्जी बढ़ाता है। कंफ्यूजन लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस लेके आता है, डिजीज लेकर आता है, एनर्जी को डाउन करता है। तो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, ये पहला मकसद है हमारी डेट विद योरसेल्फ का। लिखा आप सबने? अगला प्रश्न, 2024 में मैंने क्या पाया? कौन सी चीजें मैंने अचीव की? 1 2 3 4 5। मन मस्तिष्क के दरवाजों को खुलने दीजिए, अपने अंदर अपने आप को जाने की परमिशन दीजिए, पूरी फ्रीडम के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखना शुरू करें। तीसरा प्रश्न और साथ ही साथ लिख लें, 2024 में ऐसी कौन सी चीजें अधूरी रह गई जिसे पाने की इच्छा थी पर वो पूरी नहीं हो पाई? वो कौन सी चीजें थी 2024 में जिसे मैं पाना तो चाहता था, अचीव तो करना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, या कारण नहीं भी मालूम है तो भी अचीव नहीं कर पाया, उन तक पहुंच नहीं पाया। जैसे एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी का लेखा जोखा बनाता है, पर्सनल ऑडिट बनाता है कंपनी का, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या मुझे अचीव करना था जो मैं नहीं कर पाया। सेम टू सेम साल के एंड में पर्सनल ऑडिट करना बहुत जरूरी है। आप भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इनफैक्ट जो भी आप कंपनी या जो भी प्राइवेट लिमिटेड या छोटी मोटी फर्म आप चला रहे हैं, उससे बड़ी कंपनी तो आप खुद हैं, क्योंकि वो कंपनी आपकी वजह से चल रही है। चाहे वो कंपनी आपका घर हो, चाहे वो कंपनी एक छोटा बिजनेस हो, और चाहे वो कंपनी एक बहुत बड़ा बिजनेस हो।
चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ भी बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, वो तो उस होम की डायरेक्टर है जिस घर से फिर पूरा बिजनेस चलता है। तो ये मत सोचिए कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं लाइफ में, मेरा काम तो एक हाउसवाइफ है, होम मेकर है। नो, सबसे बड़े डायरेक्टर तो आप हैं। तो इसीलिए आपको भी पर्सनल ऑडिट करना जरूरी है। कीजिए अपना पर्सनल ऑडिट इन 3 क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। 2024 में हमने क्या पाया, 2024 में हमने क्या खोया, और 2024 में ऐसी कौन सी चीजें थी जो मैं पाना चाहता था लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाया। और मन की गहराइयों में जाके पूछिए अपने आप से, आंखें बंद कर करके क्वेश्चंस को पूछिए। कई बार हम दुनिया के बहकावे में आकर अपने गोल्स, अपने टारगेट वो बना लेते हैं और हमें लगता है कि मैंने ये पाना चाहता था और ये नहीं पाया, लेकिन अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, डीपर माइंड कुछ और चाह रहा था जिसकी आपको तलाश थी, और वो तलाश आपने पूरी नहीं की। आप सुपरफिशियल गोल्स में डिस्टर्ब हो गए। लीजिए कुछ समय, तब तक मैं माइक पांडे जी को देता हूं। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है डेट विथ योरसेल्फ, जो 2025 में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट वीक से ही, तो ये उसका एक डेमो सेशन है कि हम आपको आने वाले समय में थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे कैसे कराएंगे। तो बस आप लोग लिखते रहिए, जैसे आपका समय पूरा हो जाए, क्या लगे कि हमने पूरा लिख लिया है, आप अपने हैंड्स रेज कर देंगे तो हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और 2025 की तैयारी के लिए आप अपने प्लान डिसाइड करते रहिए कि 2025 के लिए भी क्या क्या हमें प्लान करना है। डेट विथ योरसेल्फ की बात आ रही थी डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छा कि हमें अपने अंदर जाना है, अपने आप को समझना है। और ये बड़ा आज की डेट का फैंसी वर्ड है, डेट विथ योर डेट। आज हर यूथ डेट पे जाना चाहता है। हमारे समय तो ये डेट होता ही नहीं था। और जब पहली बार ये डेटिंग का वर्ड सुना, आप लोग हंस देंगे, जब मुझे पहली बार आया किसी ने कहा कि मैं डेट पे जा रहा हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डेट पे क्या होता है। डेट का मतलब तो मैंने डिक्शनरी में केवल तारीखें सुनी थी, फिर थोड़ा सा और खंगाला, तब तक गूगल आ चुका था, मैंने गूगल पे टाइप किया डेट्स, तो गलती से एस जुड़ गया उसमें, और जो शब्द लिख के आया वो खजूर लिख के आ गया। मैंने कहा था कि आप हंस देंगे, जो अच्छा हुआ। तो मैं पहला समझ हुआ कि खजूर का क्या संबंध है। और फिर मैंने कहा कि जिसने भी ये शब्द इजाद किया होगा डेट्स का या डेट पे जाने का, और डेट्स का मतलब खजूर, कहीं ना कहीं तो लिंकअप होगा। तो सर कल थोड़ा सा बैठ करके इस पर चिंतन करना चालू किया कि डॉक्टर गुप्ता ने भी डेट विथ योरसेल्फ क्यों बोला। जब एक डॉक्टर बोलेगा तो कुछ सोचना पड़ता ज़रूर है, क्योंकि ये हेल्दी रखने की बात करते हैं। तो फिर डेट विथ योरसेल्फ का हेल्थ का क्या होगा, फिर डेट्स का हेल्थ के साथ क्या संबंध है। जब इसे मैंने सर्च करना चालू किया तो डेट एक ऐसा फल है जो आपको रिहाइड्रेट रखता है। उपवास के समय में बड़े अच्छे से रिकमेंड किया जाता है, और खासकर उन जगहों को बहुत अच्छे से रिकमेंड किया जाता है जो कि हमारी अरब कंट्रीज है। वहाँ पे जब रोज़ा रहते हैं लोग, तो रोज़ा के समय में उन्हें डेट्स खाने को दिया जाता है। वे खजूर खाते हैं ताकि उनके अंदर पानी की कमी की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति होती रहे। डेट्स, और वो डेट्स हमारे जो सेल्स हैं उसको रिजुवनेट करने का भी काम करती है। बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, किसी का डाइजेशन भी गड़बड़ है तो डेट्स खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। 3 से 4 खजूर सबके लिए है। जब मैं वात, पित्त और कफ की ओर गया तो मुझे मालूम चला कि इसकी तासीर जो डेट्स की है वो थोड़ी शीत होती है, ठंडी होती है, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति जिसका की तासीर पित्त का है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो डेट्स कितने, तो डेट का मुझे समझ कि आपको किसी के पास जाना है डेट करने के लिए, डेटिंग करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी तासीर को ठंडी रखनी पड़ेगी। नहीं तो सामने वाला आपके डेट में ही, पहली ही डेट में बिगड़ के भाग जाएगा। तो जो डेट विथ योरसेल्फ है, ये सबसे पहला चीज आपको दिखाएगा कि जिस तरह हम सोशल मीडिया और अन्य मीडिया से और अपनी जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे हम
कहीं ना कहीं उग्र होते चले जा रहे हैं। हम हाइपर हो गए, हर कोई हाइपर हो रहा है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में ब्लड प्रेशर का मरीज ना हो। अगर नहीं है तो बता दीजिए। हर एक घर में, अगर उनके घर में 7-8 की फैमिली है तो एक बंदा पक्का, हर 8 में से एक बंदा आज ब्लड प्रेशर का शिकार है। ये हमारा हम हाइपर है, उग्रता है, हमारे अंदर में उष्णता बढ़ रही है, हमारे अंदर में गर्मी बढ़ रही है और गर्मी को हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तो आपको अपना गुस्सा दिखाने वाला भी आपके सामने नहीं रहता। पहले तो टाइम होता था ना, तो मियाँ बीबी भी आपस में लड़के ना अपना गुस्सा निकाल लिया करते थे। अब तो उनके पास भी समय नहीं है, क्योंकि 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब घर में आते हैं तो उन्हें अपने सोशल मीडिया को देखना पड़ता है। तो जब अपने साथी से लड़ने का, अपने साथी से झगड़ने का, अपने साथी से मोहब्बत करने का समय आपके पास नहीं है साहब, तो खुद के लिए समय कहाँ से रहेगा। इसलिए हमने ये प्रोग्राम लेकर के आए हैं, डेट विथ योरसेल्फ का। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है आज की समय में, और डेट इसीलिए इसका नाम है कि आपको पहले ठंडा होना है। आप गर्म बहुत ज़्यादा हैं, आप इसे माने चाहे ना माने। कल शाम को जब मैं यहाँ से जाने की थी, थोड़ी बार बैठ डॉक्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक मीटर दे दिया, बोले आप नाप के देखो तो पांडे जी। अब मुझे लगता है वो मुझे एहसास कराने के लिए दिए थे, नहीं तो बोले स्ट्रेस नाप के देख लो, शायद मशीन खराब है। मैंने भी छक के देखा, मेरा स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई दिखा रहा था। फिर अपना टच करके मेरे को दिखाते, ये देखो मेरा तो ठीक 20-25। तो मुझे एहसास करा रहे थे ये कि एक बार पांडे जी आप देख लो कि जिस मुहिम के लिए आज 2024 और में आप प्रयास कर रहे थे, क्या वो पूरा हो पाया। तो कल मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अभी भी 2025 में जंप करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर टीका मैं 2024 में ही हूं, क्योंकि मेरा जो लेवल था वो वही का वही है। उस समय भी मैं 35 और 40 के स्ट्रेस लेवल पे खेलता था, मैं अभी भी अगर उसी पिच में बैटिंग कर रहा हूं, तो मैंने क्या छोड़ा। इसलिए सर मैंने अपने प्रश्न आपकी कोर्ट में फेंक दिया, ये कागज़ पेन उठाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र पांडे अकेला है। और मैं दावा करता हूँ कि शायद मैं अकेला नहीं हूँगा भीड़ में, मेरे साथ बहुत सी टीम होगी जो जाना तो चाहती थी और पॉजिटिव हेल्थ जोन में उस नज़रिए के साथ आए रहे होंगे और आते हैं कि हमें अपनी ये आदतें हैं जिसको छोड़ देना चाहिए। मगर यहाँ से निकलने के बाद फिर वही माहौल मिलता है जो नरेंद्र पांडे को मिल जाता है। रोज़ सवेरे हम उसी तरह अपने जूतों में रस्सी बांधते हैं, नया ट्रैक सूट पहनते हैं, आज ये काम करना है, लेकिन फिर वहीं टिक जाते हैं। विदा टाटा बाय बाय करने की कोशिश रहेगी। 2023 को भी विदा किया, लेकिन 2023 की वो गठरी सर पे ढोए हम चले आए हैं, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि बदल जाएगा बहुत कुछ, पर बदला नहीं। बात आज की हुई तो श्वास होगा, और श्वास भी हमको बहुत कुछ सिखला जाती है, जिसमें हमारी अपनी आँख छुपी हुई है। सांसों का खेल भी कितना अच्छा बतलाता है कि हम बहुत देर तक किसी चीज़ को अपने अंदर रख नहीं सकते। जीवन प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, प्राणवायु हम अंदर लेते हैं। अगर ये इतनी अच्छी थी तो क्या इसको आपने बांध के लंबे समय तक अंदर रखा है? जरा रख के देखिए कितने देर रख पाते हैं इस प्राणवायु को अंदर। कुछ पल, कुछ सेकंड, मेरे ख्याल से मिनट तक की भी कोई अपने इस प्राणवायु अंदर ले रहे हैं साहब, उसको रोक के नहीं रखता, वो निकाल देता, फट से बाहर फेंक देता है। तो साहब वो जो गठरी आपने पिछले कई साल से अपने पास बांध के रखी है दर्द भरी, उसको क्यों नहीं फेंकना चाहते? क्यों फिर 2025 में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? पर इसलिए क्योंकि श्वास भी आप अनजाने पे ले रहे हो, पता ही नहीं है कि कब श्वास अंदर गई और कब श्वास बाहर आ गई। ठीक उसी तरह यह यादों की गठरी भी आपके साथ चली जा रही है, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ। अरे एक बारात में जाना होता है, शादी ब्याह में जाना होता है, तो आप 5 सूट निकालते हो और उसको 15 बार चॉइस करते हैं, नहीं ये वाली साड़ी नहीं, ये साड़ी जमेगी नहीं साहब, ये वाला कुर्ता नहीं, ये पहन लेते हैं, ये वाला जैकेट पिछली बार पहना था इस बार नहीं पहनेंगे। अलमारी छान डालते हैं साहब, कई कपड़े निकाल डालते हैं। लेकिन 2025 की तैयारी में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पेन कागज लिख के रखा होगा कि मुझे ये चीज़ लेके नहीं जाना है, मुझे नई चीज़ लेके जाना है। ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहा है। बस इसी का आई ओपनर लेकर के
2025 की तैयारी में हम आ रहे हैं। डेट विथ योरसेल्फ रोज़ हर हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि हमें रोज़ बैठना है। और आज के वीकेंड पे छुट्टियां मिलती हैं, तो अब सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, तभी लोग डेट पे जा पाते हैं। तो हमें भी चाहिए था कि हम भी संडे टू संडे करते। होगा संडे टू संडे, लेकिन एक संडे यहाँ होगा और एक संडे आपके घर पे होगा। ये एक और तब्दीली पॉजिटिव हेल्थ जोन की हो रही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, करीबन 25 से 30 लोग हैं जिसको हमने कल चेकआउट किया है। सबके पास हम निवेदन करेंगे, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो पहले प्लान कर लें कि आपके यहाँ पॉजिटिव हेल्थ जोन कब आए, आप और आपके अजीज लोगों के साथ में डेटिंग करने के लिए। तो अल्टरनेट होगा, फर्स्ट वीक अगर यहाँ है तो सेकंड वीक आपके यहाँ, थर्ड वीक यहाँ, तो फोर्थ वीक आपके यहाँ होगा। और इसमें उम्मीद करूँगा कि पहल आप लोग पहले कर लें। कौन कौन तारीख देना चाहेगा? हमारे पास में संडे जो है, नेक्स्ट संडे जो 5 तारीख आ रही है, उसके बाद फिर 12 तारीख है, फिर 19 तारीख है, 26 जनवरी हम यहीं करेंगे। इसलिए 26 जनवरी को छोड़ दें। 26 जनवरी को भी डेट विथ योरसेल्फ होगा, बट यहीं होगा। गणतंत्र दिवस क्यों आवश्यक है और कितने आप गणतंत्र को मानते हैं, ये हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ लोगों ने एक वर्कआउट कर लिया है डॉक्टर साहब, तो फिर आपकी फिर ज़रूरत है। तो पांडे जी 5 तारीख को तो शायद हम लोग डेट पे चल रहे हैं, 6 को जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 तारीख को हम लोग डेट पे जा रहे हैं, खुद के साथ पॉजिटिव हेल्थ जोन की टीम खुद के साथ डेट करने जा रही है 6 तारीख को। दूसरी चीज़, क्या डेट पे बस आप ही चलेंगे? अपनी फैमिली को नहीं लेके जाएंगे, अपने नियर डियर को नहीं लेके जाएंगे, उनको नहीं सिखाएंगे डेट पे जाना? चॉइस आपकी है। अगर आप खुद स्वार्थी हैं, खुद को डेट पे लेके चलते हैं संडे संडे हमारे पॉजिटिव हेल्थ जोन में, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर को, अपने पड़ोसियों को छोड़ देते हैं, रहना आपको उनके बीच में है, आपकी सारी डेट खराब कर देंगे उन लोग। एक दिन यहां बिता के अगले दिन आप जाओगे और वो आपकी ऐसी हम तैसी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, फिर आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और फिर आप इरिटेट होगे, बोलोगे सर यहां सुन के तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जाना तो वहां है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको उनको भी बदलना होगा, और उनको आप नहीं बदल सकते, ये मान के चलिए। ये तो वैदिक विज्ञान में ही लिखा हुआ है ना कि पत्नी कभी गुरु नहीं हो सकती, पति कभी गुरु नहीं हो सकता, माँ कभी गुरु नहीं हो सकती, पिता कभी गुरु नहीं हो। हमें अपनों की बात समझ नहीं आती है। तो इसीलिए नरेंद्र पांडे जी ने कहा कि हम 2 हफ्ते यहां करेंगे और 2 हफ्ते आपके एरिया में। आप डिसाइड करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे कि कहां पर करना है, कैसे करना है। अपनी सोसाइटी में, अपने नियर डियर वन में, जिससे भी आपको लगता है कि यार इसकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, इन लोगों की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, पॉजिटिव हेल्थ जोन की टीम चलेगी उनको सिखाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जर्नी चलेगी, और इस जर्नी में हम लोगों की कॉन्शियसनेस अपने आप रेज होती जाएगी। आज जो सबसे बड़ी समस्या है केवल और केवल एक है कि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, और नीचे गिर नहीं गई है, गिराई जा रही है। एक हम केवल और केवल अपने आप को शरीर और ब्रेन मान चुके हैं, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरा, हम केवल और केवल अपने बारे में सोचने लग गए हैं, समाज के बारे में या देश के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, हम सारा दिन कनेक्टेड हैं, मन को बाहर गया हुआ है। मन एक छोटा सा बच्चा है जो यहां होना चाहिए, जो हर सेकेंड हर समय बाहर घूम रहा है, कभी मोबाइल में, कभी शॉपिंग मॉल में, और कभी किसी और चीजों में। इसे खींच के वापस लाना है यहां पर, इसीलिए भी डेटिंग जरूरी है। मेरे ख्याल से वीडियो रन हो गया, तो मैं इसके साथ जोड़ता हूं, प्लीज देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आज से पहले आपकी स्थिति क्या थी और आज वर्तमान में क्या है, और अगर ऐसी घटना घटे तो आने वाला समाज क्या होगा। कल मैंने अपने पुराने परिचित के घर जाने की ठानी, सोचा लंबे समय से कोई शिष्टाचार नहीं निभाया है, चलो हालचाल पूछ लिया जाए। मैंने जैसे ही उनके दरवाजे पर दस्तक दी, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बड़े आत्मीय भाव से बोला, आइए आइए मित्र, स्वागत है आपका। उनके स्वागत में इतनी आत्मीयता थी कि मुझे लगा जैसे कृष्ण के घर सुदामा आ गया। मैंने सोचा कि
अब चाय नाश्ते का दौर शुरू होगा, गर्म पकौड़ों के साथ कुछ गपशप होगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वे अंदर भागे और प्लेट में कुछ लेकर के आए। ललचाई आंखों ने कई सपने सजोए। मैंने सोचा पेट में नमकीन और मिठाइयां होंगी, मगर प्लेट पे रखे आइटम को देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। प्लेट में चार्जर रखा था यार। कुछ पल के लिए समझ में नहीं आया कि मैं अपनी हंसी को रोकूं या सम्मान दिखाऊं, पर मैंने शिष्टता के साथ कहा, नहीं नहीं भाई, अभी मेरी मोबाइल की बैटरी पूरी ठीक है। पर सज्जन को शायद मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ। बोले, अरे यार, बैटरी का क्या भरोसा, आजकल ये किसी रिश्ते से कम थोड़ी ना है, कब धोखा दे जाएंगे पता ही नहीं चलता। पहले आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लीजिए, वरना बातचीत के बीच में मोबाइल ने अगर दम तोड़ दिया तो बड़ी असुविधा होगी। सच कहूं तो उनके इस व्यवहार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। तकनीक के प्रति उनकी असमझ थी या हमारे समाज का डेवलप होता नया संस्कार। अब मेहमान का स्वागत चाय पानी से नहीं, मोबाइल चार्जिंग से होगा यार। वह दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे कि वाईफाई का पासवर्ड बतलाऊं या पहले फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक निकालूं। बैठक में जगह जगह उनके घर के चार्जर लटक रहे थे, जैसे दीवारों से बेल लिपटी हो। टीवी की जगह एक बड़ा सा चार्जिंग स्टेशन शोभा दे रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी बिजली घर में बैठा हूं, जहां इंसानों से ज्यादा गैजेट्स की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। थोड़ी देर में वो चाय लेकर भी आए, साथ में एक प्लेट पे बिस्कुटें थी। बोले, भाई आप नाश्ता करिए, आपका मोबाइल आराम से चार्ज हो रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बिस्किट ज्यादा मत खाइएगा, आपके हाथ में मोबाइल जो है कहीं उसकी टच स्क्रीन गंदी ना हो जाए। उनकी इस सर्वगुण संपन्न सोच पर मैं अभिभूत हो गया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, आपने तो चार्जर के लिए ऐसी व्यवस्था की है जैसे किसी अस्पताल में मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखी जाती है। वह हंसते हुए बोले, मजाक मत उड़ा यार, आजकल मोबाइल बैटरी चार्ज करना चाय पिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए भला, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप कॉल नहीं कर पाएंगे, न मैसेज देख पाएंगे, न ही रील्स देख पाएंगे। मैंने भी सिर हिलाया और सोचा, यही हमारी आधुनिकता की पराकाष्ठा है। रिश्तों की जगह अब चार्जिंग केबल ने ले ली है शायद। नाश्ता खत्म होते होते उन्होंने मुझसे फिर पूछा, यार बैटरी कितनी चार्ज हुई है? अब तक तो मुझे समझ आ चुका था कि उनका सारा ध्यान मेरे मोबाइल की स्थिति पर था। मेरी भूख प्यास या मेरी बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। मैंने कहा, मित्र, बैटरी अब पूरी चार्ज है। उन्होंने राहत भरी सांस ली, मानो उनकी गृहस्थी का सबसे बड़ा कार्य सफलतापूर्वक निपट गया हो। लौटते समय मैं सोचने लगा, यह कैसा समय आ गया है। पहले लोग इंसान की चेहरे की चमक देखकर पूछते थे, सब ठीक है ना? अब मोबाइल की बैटरी देखकर कहते हैं, लो जी, यह भी चार्ज हो गया। यह वाकया मुझे सोचने पे मजबूर कर गया। आज की दुनिया में रिश्ते और भावनाएं अब शायद बैटरी परसेंटेज से मापी जाने लगी है। मेहमान से ज्यादा उनका मोबाइल प्राथमिकता बन गया है। अगर यही रिवाज चलता रहा तो आने वाले समय में शायद निमंत्रण के कार्ड पर लिखा होगा, आपका स्वागत है, कृपया अपने मोबाइल चार्ज करके आइए, और यदि पावर बैंक लाना भूल गए हैं तो चिंता कतई मत करिए, हमारे पास हर किस्म के फास्ट चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। शायद यही आज की जीवन शैली है। इंसानों के रिश्ते बैटरी के प्रतिशत में सिमट गए हैं। पहले घरों में संस्कार और अपनापन चार्ज होता था, अब मोबाइल और गैजेट्स चार्ज होंगे। तो अगली बार जब आप किसी सज्जन के घर जाएं तो चाय नाश्ते की उम्मीद उनसे कतई ना करें। तैयार रहे कि सबसे पहले आपका मोबाइल चार्ज किया जाएगा, और हाँ, बैटरी 100% होने पर वो सज्जन आपको मुस्कुराते हुए यह कहकर विदा कर देंगे, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं जनाब। घर लौटते समय रास्ते भर मैं सोचता रहा कि आज के जमाने में हम इंसानों को चार्ज करने के बारे में लोग कब सोचेंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी चार्जर की प्लेट में रखे आपसी रिश्तों को अनदेखा करते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। हम आपस में मिलते थे तो संस्कारों से हम चार्ज हुआ करते थे। बातचीत के दौरान परिवार में एक दूसरे की विचारों के द्वारा चार्ज हुआ करते थे, जिसको हम लोग संस्कृति और सभ्यता के रूप में आने वाले समय में और समाज को हम उसको लौटाते थे। लेकिन अब आज की तारीख में सारी संस्कृति और सभ्यता गैजेट्स में सिमट गई है, और इसलिए आज हम अपेक्षा ये रखते हैं कि हमें कोई भी गुरु दर्शन की आवश्यकता हो,
गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हमें वापस गूगल भगवान से या किसी तरीके के गैजेट्स की सहारा लेना पड़ती है। ये विकलांगता आज की समाज में प्रतिध्वनित होती है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। शायद नहीं, हम लोग मोस्टली टाइम अपना या तो बाहर देते हैं या फिर गैजेट्स के साथ रहते हैं, बट अपने साथ जुड़ने का टाइम हम लोग को बहुत कम मिलता है। पहले एक दूसरे से बातचीत करके चार्ज हो जाते थे, माँ पिताजी भाई बहन। पांडे जी बहुत ही अच्छा है आपका परिकल्पना है ये। मैं इस मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हमारी परिकल्पना में दिख रही है बहुत ही घातक है समाज के लिए। होना तो ये चाहिए कि हम जब किसी के घर पर जाएं, अपने परिचित से मिले, कोई दोस्त यार से मिले, तो हम इस तरह के गैजेट्स हैं मोबाइल उसको दूर रख दें या स्विच ऑफ कर दें और उनसे मन की बातें करें। अगर हम मोबाइल पे ध्यान लगा रहेंगे, बीच पे कॉल आते रहेंगे, हम उनसे मानसिक रूप से अटैच नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। मगर एक चीज़ और देखेंगे कि आज क्या ये कायम है, जिस तरह बात अग्रवाल जी ने कही कि हम अधिक से अधिक लोग पहले मिला करते थे, अब डिजिटल है, क्या आज भी दौर कायम है साहब लोगों से फेस टू फेस मिलने का, दोस्तों के घर जाने का? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, आज भी कायम है लोगों से दोस्तों से मिलने का इस तरीके का। लेकिन चूंकि लोगों के कार्य भी बढ़ गए हैं और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और आपका ये जो वीडियो दिखा मेरे को, मैं समझता हूँ ये आधुनिक समाज और पुराने समाज दोनों का समन्वय होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा इसमें। और रही बात चार्जर देने की, ये आधुनिक आवश्यकता मुझे महसूस होती है कि लोगों को दिया जाए और उसके बाद फिर आप बात कीजिए, कौन मना किया है। आप अपने दोस्तों को भी समय दीजिए, दोनों चीज़ मिला जुला के ही चल सकता है अब आगे का दौर, मेरा यही कहना है। तो चाय के साथ चार्जर जरूरी होगा आने वाले समय में, बेटे हैं साइकोलॉजिस्ट भी हैं में है। अब आपके नज़रिए से देखेंगे कि एक साइकोलॉजी का छात्र क्या सोचता है ऐसे घटनाओं की। जितना फ़ोन हमारा स्मार्ट होते जा रहा है उतना हम उसके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो हम अपने फ़ोन को सूडो ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को रिप्लेस कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि हम जो सोच सकते हैं बस वो नहीं कर सकता, बस हमें मजबूर कर सकते हैं कि हम क्या और सोचें। तो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस जो सब है अब वो फ़ोन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड अब हम बस उसी की तरफ लगे हुए हैं। मैम से पूछेंगे आपसे, आप इस बारे में कुछ, आप टोटल क्लास के बारे में भी आपको पूछेंगे जो आपके। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है गैजेट्स तो अपने लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे डेली टू डे लाइफ में देखा जाए तो हमारा हर चीज़ गैजेट से ही होता है, टिकट्स, हाउस होल्ड्स के काफ़ी काम, तो इस चीज़ में हेल्प तो करता है। लेकिन दूसरा चीज़ सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट कर रहा है। जैसे कम्युनिकेशन इस चीज़ के कारण बहुत कम हो रहा है। काफ़ी लोगों को उसके ज़रिए से सोशल इनकम तो हो रहा है, बट उनका इनकम हो रहा है लेकिन हमारा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को किस तरह यूज़ करें और किस तरह ना करें। सर, ये आज का आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। हमने दोनों दौर देखे हैं। जब एक दौर वो हुआ करता था जब गैजेट्स कम थे हमारे लाइफ में और कैसे हम अपने सारे रीति रिवाज को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते थे, और आज का दौर है जो एक गैजेट आने के बाद हमको इतना अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस देखना पड़ा है। 2-3 लोगों का राय मैंने अभी सुना है कि गैजेट भी ज़रूरी है, तो ज़रूरी तो है पर इसमें बैलेंस होना चाहिए। जहां हमको जो चीज़ ज़रूरी है, जो सेलिब्रेट जैसे करना है उस दौरान वैसे ही किया जाए, ना कि हम अभी यहाँ बैठे हैं डॉक्टर साहब के सेशन सुनने और हम मोबाइल में और इधर उधर गैजेट में बिजी हो जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। दोस्त चुनने में भी हम अपनी चॉइस रखते हैं, हम जल्दी चॉइस रखते हैं कि हमें ये दोस्त नहीं, इसके साथ हमें ज़्यादा समय नहीं गुजारना है, इस दोस्त के साथ गुजारना है। तो ऐसा ही समय हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमें कब अपने गैजेट का और कितने समय तक उपयोग करना है, और सोशल मीडिया में हमें क्या और कब कितनी देर तक देखना चाहिए। नरेंद्र जी, मूल प्रश्न ये है, आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया दोनों के बीच में व्यक्ति कितना संतुलन कायम कर पा रहा है। शायद यही प्रश्न आज हमारे सामने है कि हम वास्तविक दुनिया में कितने % हैं और आभासी दुनिया में कितना % है। और ये कहीं न कहीं समाज को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, सोच को, लक्ष्य को और कुल मिला के व्यक्ति के दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है।
और ये यक्ष प्रश्न, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा, ये अभी तक भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल नहीं बात। यह हमेशा और हर बदलते समय, इसलिए शुरुआत किया था कि केवल कैलेंडर के पन्नों का बदल जाना ही नव वर्ष का आगमन नहीं हो सकता। नव वर्ष का आगमन आपके विचारों से होता है और विदाई भी विचारों से होती है। आप इस विदाई के क्षण में अगर खुशी हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मानसिक रूप से अपने विचारों से इतने प्रकट हो गए हैं कि इस विदाई में हमको आनंद आने वाला है। कोई नहीं कहता है कि 2025 जो आएगा वो पिछले साल जैसा होगा, कोई नहीं कहता। हर कोई कहता है कि 2025 अच्छा होगा और कम से कम 2024 तो निश्चित रूप से बेहतर होगा, हर कोई कहता है। और हर वर्ष हम कहते हैं, और जैसे जैसे फिर यह वर्ष पुराना होता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा और अच्छा होता तो बेहतर होता। इसलिए मैंने कागज़ दिया था और पेन दिया था कि आप अपने आप में लिख डालें ऐसी कौन सी स्मृतियाँ हैं जिन्हें छोड़ जाना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फिर आगे लेके जाना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको डॉक्टर अनिल ने ऐड कर दिया कि अधूरी रह गई जिसे हमें पूरा करना है, और उस अधूरी में क्या कारण थे उसको भी हमें देखना है। इसलिए हम डेट विथ योरसेल्फ का यह प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। और यह 5 तारीख से हम इस पहला सेशन 5 तारीख को इसके लिए शुरुआत करेंगे। डेट विथ योरसेल्फ। पहले हमारा इस सब्जेक्ट को रखने के पीछे उद्देश्य मुझे जो प्रतीत होता है कि डेट विथ योरसेल्फ भी एक टूल है फॉर द इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। हमको अच्छा लगे, अच्छा हम दृष्टि बने, अच्छा सोशल नागरिक बने, इसमें हमको अपने अंतःकरण को देखना है और इसके द्वारा हमको ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना है। तो टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो आज जैसे कि आपने दिखाया है कि गैजेट को हमने भी टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। इट इज़ ऑल्सो टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पुराने समय में, हम लोगों के समय में हमने ये देखा था कि टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग समाज में बहाने बना करके मिला करते थे, मिलने के बहाने बना के मिला करते थे, सत्यनारायण कथा सुनने के बहाने मिला करते थे, समाज को इकट्ठा करने के बहाने मिला करते थे, और सुख और दुख के अवसरों को बनाते थे और मिला करते थे। तो मिलने को हम टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखते थे। तो निश्चिततः पहले टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपस में मिलना था, बाद में टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे गीता और भागवत में ये दिखाई दिया कि हमको अंदर तक जानना है, डेट विथ योरसेल्फ वाली थ्योरी में हमको आना है। और तीसरा आज आपने जो दिखाया कि टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक गैजेट्स आ गए हैं जो हमको पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में दिखाई देते हैं। तो अब हमें इस भ्रांतियों से निकलना है और डेट विथ योरसेल्फ में हमें ये देखना है, अपने को सोचना है कि कौन सा टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए उपयुक्त है या युक्त है, कौन सी चीज उपयुक्त होगी, इसके ऊपर चलना है। और इसलिए हम डेट विथ योरसेल्फ का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। कारण यह है कि ना तो हम इस टूल्स को छोड़ सकते हैं, हमको इसके साथ रहना है, और यह भी कह दूं कि हमें सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए, यह भी गलत होगा। क्योंकि सोशल मीडिया में हमको हमारे साथ में चलना होगा, उसके साथ चलना होगा। मैं भी जब आज ये कोई वीडियो बना रहा हूं तो सोशल मीडिया पे डाला है और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसको देखिए। पर अब ये है कि हमें उसे समभाव पे लेके चलना है, कहते हैं युक्ति के अनुसार चलना है। टूल को कब कितना उपयोग करना है, कौन सी चीज़ें हमें देखना है, ये चीज़ें हमें जाननी जरूरी होनी चाहिए। कब किसके साथ क्या सामंजस्य बनाया जाता है, ये चीज़ सिखाई जाती थी। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने साइकोलॉजिस्ट के साथ में, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के साथ में, सबके साथ में प्रोग्राम किया। कुल मिलाकर के जो बातें आती हैं कि सब चीज़ को बताने के लिए सिखाया जाता है। अगर आज गाड़ी चलाना बच्ची मांगती है तो उसको हम पीछे बैठ के सिखाते हैं, फिर लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, तब जाके आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है। लेकिन साहब आज हर किसी के पास में 25 से 30 हज़ार का मोबाइल आ चुका है, लेकिन मैं किसी पेरेंट्स से पूछूं कि क्या उसको मोबाइल चलाना सिखाया, तो किसी ने नहीं सिखाया। तो ये एक विडंबना है हमारे यहाँ। हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को 10,000 की साइकिल खरीद करके, लेकिन 15,000 का मोबाइल कभी बच्चे को चलाना नहीं सिखाते, जबकि वो डायरेक्ट
आपको बिना देखे कितने बड़े वर्ल्ड से जुड़ रहा है और उस वर्ल्ड के अंदर में, उस विश्व के अंदर में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें उपलब्ध है, उसका छोटा सा मन नहीं समझता कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो तो आपका परिपक्व मन समझ रहा है, तो आप नहीं बताते हैं। ये अच्छाई और बुराई बताने वाला जब कोई नहीं होगा तो आपको अपने अंदर जाना होगा, वही बताता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसलिए डेट विथ योरसेल्फ आ रहा है। डॉक्टर अनिल को मैं फिर जोड़ूंगा और फिर 2 मिनट बाद फिर वापस आता हूँ। पांडे जी ने कहा था त्यागना, पाना तो हर कोई चाहता है, हर कोई 2025 में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। मैं भी पाना चाहता हूँ, आप भी पाना चाहते हैं, ठीक है, उसकी भी बात कर लेंगे, करेंगे। हम पूरा साल पड़ा है पाने के लिए, लेकिन कुछ छोड़ते हैं। चलिए आज डोनेशन, एक डोनेशन बॉक्स लेकर आए हैं हम। इस डोनेशन बॉक्स पे लिखा हुआ है एक बैड हैबिट, कोई भी चीज, बैड हैबिट या जो चीज आप छोड़ना चाहते हो, बैड बिहेवियर, बैड हैबिट या कोई भी ऐसी चीज जो आप 2025 में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, आज आप आएंगे और पूरी कमिटमेंट के साथ एक पेपर लीजिए, पेपर पे पर्ची बनाइए, लिखिए और लिख कर इसमें डोनेट कर दीजिए। और गुप्त दान नहीं रहेगा, ये गुप्त दान नहीं है, ये पब्लिकली डिक्लेयर करके करना है। क्यों? डोनेशन बॉक्स में डालें, अपना नाम बोले और क्या चीज डोनेट कर रहे हैं वो बोले। मैं हरविंदर सिंह, मैं आगे से आज से अभी से ज्यादा सुनूंगा, बोलूंगा नहीं। वैसे मैं मौन में था, आज लिखा हुआ था कागज, लेकिन मौन तोड़ना पड़ रहा मजबूरी में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल ही हमने इनको एक बोला कि आप 7 दिन का मौन रखिए, तो आज इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कर दी। मेरा डोनेशन बहुत 2.5 अक्षर का ही है और वो है क्रोध। मैं आज से क्रोध को डोनेट करने के लिए अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रोध से अगर आप आगे दे तो एक श्लोक बोल दो। बिल्कुल बोलिए। क्रोधात् भवति सम्मोहम्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशम्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जितने भी नाश का जो शुरुआत होता है वो क्रोध से ही होता है। तो मैं आज क्रोध डोनेट कर रहा हूँ। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं गुस्से में अपशब्द के साथ गाली बकता हूँ लोगों को। ऑफिस में हमेशा होता है मेरे साथ। मैं इसको छोड़ना चाहूँगा। इसकी वजह से मेरे को बहुत नुकसान और बहुत रिलेशंस खराब होते हैं लोगों से। जैसे ही मेरे मन माफिक कुछ नहीं होता तो फिर गाली बकने में फिर पीछे नहीं जाता। ये चीज़ थोड़ी छोड़ना मैं। ग्रेट, गुड, वेरी गुड। मेरा नाम उमाशंकर जांगड़े है। मैं देखा 2024 में और उसके पहले भी नकारात्मक सोच मेरे अंदर बहुत आती रहती है। उससे मुझे और मेरे परिवार या और भी दोस्तों को नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ ये नकारात्मक सोच मैं छोड़ूं। बहुत बढ़िया, नकारात्मक सोच को डोनेट कर रहे हैं। मैं के सिंह। वैसे तो मैंने 2023 से ही नॉनवेज का खाना बंद कर दिया था, छोड़ चुका था, लेकिन नॉनवेज में अंडा भी आता वो मेरा जारी था। और अभी नवंबर महीने में इसी मंथ पर डॉक्टर साहब के कहने से मैंने चाय और कॉफ़ी का पूर्ण त्याग कर दिया है, तो छोड़ दिया था। नॉनवेज में जो अंडा रह गया था, मैं आज की तारीख से अंडा खाना पूरी तरीके से बंद करूँ। अब पूर्ण शाकाहारी का पालन करूँगा मैं। बहुत बढ़िया, शानदार। आइए, और कौन? मेरा नाम पुष्पा जांगड़े है। मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, तो मैं अपना गुस्सा छोड़ना चाहूँगी। इसको डोनेट कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। अब इसको याद करना है कि आप डोनेट करके आ गए हैं और डोनेट की हुई चीज़ वापस नहीं मांगी जाती। इस बात को याद रखिएगा। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, सबके अंदर। बस कुछ ना कुछ छोड़ना भी तो है ना, पकड़ने के साथ साथ। भूख, गरीबी और बेकारी तीनों मुझसे मोहब्बत करती है। किसको छोड़ो, किसको रोको, तीनों मुझ पर मरती है। छोड़ना तो चाहिए मुझे नेतागिरी को, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आलतू फालतू जो सोचते रहते हैं उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, और उसको छोड़ने के लिए ही हमारे इस पॉजिटिव हेल्थ रूम के शरण में हो। बस यही तो मुझे कहना है। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चाहता हूँ सर, मेरे अंदर जो अगर अभी जो जितने भी मतलब मेरे अंदर नेगेटिव सोच थी
वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। हमेशा सोचूंगा कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा कि आगे खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के लिए भी हमेशा अच्छी चीज़ें, क्या अच्छा चीज़ उनके लिए मैं कर सकता हूँ और क्या मैं अच्छा चीज़ लोगों को दे सकता हूँ। मैं अपना लेजीनेस डोनेट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो भी मेरे गोल है उसमें मैं पूरी कंसिस्टेंसी से वर्क करूँ। क्या कहा आपने, क्या डोनेट कर? लेजीनेस डोनेट। लेजीनेस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपना गुस्सा छोड़ना चाहती हूँ। गुड, ये वही ना बात। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी बीमारियों को छोड़ना चाहता हूँ। सोच के देखिएगा, यानी हमारा मेंटल एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि बीमारियां छूट नहीं सकती और बीमारियां हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को कोई बीमारी ना हो। लेकिन यहाँ से ये चीज़ निष्कर्ष निकलता है, लोग सोच रहे हैं कि बीमारी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और वो छोड़ी नहीं जा सकती या उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ जो सदा से इस मुहिम पे रहा है कि बीमारी हम खुद पैदा करते हैं, हमारा शरीर और हमारा मन केवल और केवल स्वास्थ्य जानता है। बीमारी भगवान की देन नहीं है, हमारी खुद की देन है और बीमारियों को छोड़ा जा सकता है बशर्ते आप छोड़ना चाहते हो। बस इसी मुहिम में मैं भी, अगर मेरे अंदर भी कोई बीमारी है उसको भी छोड़ना चाहता हूं। और दूसरी चीज, मेरे को अगर किसी चीज को पकड़ने की आदत है, उस पकड़ने की आदत को भी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं सरेंडर करना चाहता हूं भगवान पे कि सब कुछ वही चलाए आगे अपने हिसाब से। समापन की कड़ी शुरुआत भी मैंने कुछ चंद लाइनों से की थी, तो समापन भी अब चंद लाइनों के साथ करता हूं क्योंकि स्वागत है, समय पूरा हो। तो पुराना साल बीत रहा, नया आने को है, सुख दुख की गठरी बांधे असमंजस में फिर मैं क्यों खड़ा? किसको पकड़ो किसको छोड़ो, क्या एक सवाल है बड़ा। यादों की परछाइयां कुछ मीठी कुछ खट्टी, सपनों की चमक कुछ पूरी कुछ अधूरी, हंसी के लम्हे हैं तो आंसुओं के धार भी, सब समेटे फिर भी मैं खड़ा, जीवन के हर पड़ाव पे मैं पहाड़ सा बना। पुराना साल कह रहा थाम ले मुझको, मैं सीखों का खजाना हूँ। नया साल मुस्कुरा रहा कह रहा सपनों का पुलिंदा हूँ, अपना ले मुझको तेरे नए राह का सहारा बनूं। दुविधा के इस क्षण में दिल से आवाज आई, जो अच्छा था सहेज ले यार, जो बुरा था विदा कर दे उसको। नई सुबह का सूरज नई रोशनी लाएगा, हर दुख का बादल भी एक दिन छट जाएगा। तो बांध ली मैंने गठरी उम्मीदों के साथ, छोड़ दी शंकाएं और पकड़ लिया विश्वास। पुराना साल विदा हुआ, नया बाग फैलाए आशा का दीप जलाने को, नए सपने सजाने को। चलो मिलकर स्वागत करते हैं एक नई मंजिल बनाने को। आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।